हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संजना विद्याबेस। देखिए बेटा, कल कुछ अपनी क्लास टेक्निकल इशू की वजह से रह गई थी, उसी को अपने को कंटिन्यूस करना है। यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म किया था अपने स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम में अपन ने अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रा पढ़ा था, उसी को कंटिन्यूस करना है। आइए बेटा, देखिए यहाँ पर आपने अवशोषण जो स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन जो स्पेक्ट्रम आपने लिया, उस स्पेक्ट्रम को हम यहाँ पर लागू करते हैं किसी गैस के लिए। किसके लिए बेटा? यहाँ पर किसी भी गैस के लिए उस स्पेक्ट्रम को यहाँ पर हम लेते हैं। तो देखिए बेटा, जब हम किसी गैस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उस गैस के अणुओं पर विकिरण डालते हैं, तो गैस के कण क्या करते हैं, कुछ कणों का अवशोषण करते हैं। जो भाग वो अवशोषित कर रहे हैं, उस भाग की जगह यहाँ पर लुप्त तरंग दैर्घ्य के रूप में, लुप्त स्पेक्ट्रम के रूप में यहाँ पर काले रंग की एक पट्टिका दिखाई देती है। यानी आपका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस ना होकर के छोटी छोटी रेखाओं के रूप में होता है। उसे ही अपन यहाँ पर एक नाम देते हैं बेटा, रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणविक स्पेक्ट्रम। क्या कहा आपने यहाँ पर? यदि हम किसी गैस या अणु को ऊर्जा देते हैं और उस ऊर्जा से यहाँ पर, उस ऊर्जा में से यहाँ पर कुछ ऊर्जा क्या कर ली जाती है बेटा? यहाँ पर गैस के अणुओं के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। कुछ विकिरण यहाँ अवशोषित होती हैं। जो विकिरण अवशोषित हो रही है उसकी तो यहाँ पर काले रंग की यहाँ पर क्या मिलेगी बेटा? पट्टी मिलेगी। और जो विकिरण यहाँ पर उत्सर्जित हो रही है, शेष रह गई है, उसके यहाँ पर आपको बीच बीच में क्या मिलेगी बेटा? रेखाएं मिलेगी। यानी आपको स्पेक्ट्रम रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे बेटा? रेखीय स्पेक्ट्रम। यही रेखीय स्पेक्ट्रम हम ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन गैस के लिए। किसके लिए बेटा? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के लिए हमें यहाँ पर यही स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। देखिए बेटा, यहाँ पर आपने लिया हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। देखिए बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या कहता है यहाँ पर कि जब हम हाइड्रोजन गैस, जब हम हाइड्रोजन गैस में यहाँ पर H2 अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु एकल आबंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं। आपने यहाँ पर इसमें विद्युत का विसर्जन करवाया। इस हाइड्रोजन गैस में आपने विद्युत का क्या करवाया बेटा? विसर्जन करवाया। जैसे ही हम यहाँ पर इसमें ये विद्युत विसर्जित करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा ग्रहण करके यहाँ पर इस आबंध को तोड़ते हुए उच्च ऊर्जा वाले यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं का निर्माण करता है। उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणुओं का ये क्या करता है बेटा? निर्माण करता है। ये हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। उस उत्सर्जन से यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का क्या प्राप्त होता है बेटा? रेखीय स्पेक्ट्रम। वापस से सुनिए क्या कहा मैंने यहाँ पर कि जब हम हाइड्रोजन गैस को विद्युत विसर्जित करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जो H2 अणु के रूप में है, ये H2 अणु उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन H परमाणुओं में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। इन H परमाणु क्या है? जो उच्च ऊर्जा युक्त है, ये परमाणु विकिरणों का क्या करते हैं?
उत्सर्जन करते हैं, उस उत्सर्जन से यहाँ पर जो आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर रेखीय स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे बेटा, इसे हम यहाँ पर रेखीय स्पेक्ट्रम। देखिए, इस रेखीय स्पेक्ट्रम को सर्वप्रथम यहाँ पर बामर के द्वारा लिया गया। किसके द्वारा बेटा, यहाँ पर बामर के द्वारा, कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु विकिरणों का क्या कर रहे हैं बेटा, उत्सर्जन कर रहे हैं, उन उत्सर्जित विकिरणों की तरंग संख्या को किस रूप में दर्शाया बेटा, यहाँ पर रेखीय स्पेक्ट्रम के रूप में। जो विकिरणें यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, उत्सर्जित हो रही है, उन उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की तरंग संख्या को एक समीकरण के रूप में निरूपित किया। वो समीकरण क्या थी बेटा, यहाँ पर कि न्यू बार बराबर होता है यहाँ पर 109677 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, साथ में सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर बोर ने जो यहाँ से विकिरण उत्सर्जित हो रही थी, कौन सी विकिरण बेटा, यहाँ पर दृश्य क्षेत्र वाली विकिरण। कौन सी विकिरण बेटा, यहाँ पर दृश्य क्षेत्र वाली जो विकिरण उत्सर्जित हो रही थी, उन विकिरणों की तरंग संख्या को इस फॉर्मूले के द्वारा व्यक्त किया। जहां पर देखिए बेटा, n एक क्या है बेटा, पूर्णांक। n क्या है, यहाँ पर एक पूर्णांक है, जिसका मान यहाँ पर प्रारंभ होता है 3 से। 3, 4, 5 आगे कंटिन्यूअस होके ये अनंत तक चलता है। कहां तक चलता है बेटा, ये अनंत तक चलता है। ये जो फॉर्मूला दिया गया वो केवल किसके लिए, इस हाइड्रोजन परमाणु से जो दृश्य क्षेत्र में विकिरण उत्सर्जित हो रही थी, केवल उसी के लिए दिया गया था। लेकिन देखें, यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं, रिडबर्ग। कौन आते हैं बेटा, यहाँ पर साइंटिस्ट रिडबर्ग। रिडबर्ग ने इसी फॉर्मूले को कुछ इस रूप में लिखा कि न्यू बार होता है आपके पास 109677 1/n 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स। इसी फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से लिया, जो यहाँ इस उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु से जितनी भी विकिरण उत्सर्जित हो रही थी, चाहे वो दृश्य क्षेत्र में हो, चाहे वो पराबैंगनी क्षेत्र में हो, चाहे आपके IR क्षेत्र में हो, जितनी भी विकिरण यहाँ से उत्सर्जित हो रही थी, उन सभी विकिरणों की तरंग संख्या को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने इस प्रकार का एक फॉर्मूला दिया। जहां देखिए बेटा, यहाँ पर N1 होता है यहाँ पर निम्नतम ऊर्जा स्तर। क्या होता है बेटा, निम्नतम ऊर्जा स्तर, जिसको हम प्रारंभिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर प्रारंभिक, इनिशियल भी बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर N2 होता है उच्च ऊर्जा स्तर। क्या होता है बेटा, उच्च ऊर्जा स्तर, जिसको हम अंतिम भी, फाइनल भी यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बेटा, देखिए आपने ये कहा कि यहाँ N1 और N2 क्या है बेटा, ऊर्जा स्तर। ये ऊर्जा स्तर कहाँ स्थित होते हैं, परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार रूप में। कहाँ स्थित होते हैं बेटा, परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार रूप में, जिनको हम नाम देते हैं बेटा कोश। क्या नाम देते हैं बेटा, कोश। ऊर्जा स्तर बोल दीजिए, या फिर इनको हम क्या नाम देंगे बेटा, यहाँ पर कोश नाम देंगे। क्लियर है? तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये यहाँ से उत्सर्जित होने वाली सभी विकिरणों की किसको प्रदर्शित कर रहा था बेटा, तरंग संख्या को, जिसमें से यहाँ पर दृश्य क्षेत्र की विकिरण को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था बेटा,
बामर के द्वारा ऐसे ही अलग अलग साइंटिस्ट ने यहाँ पर अलग अलग विकिरणों के स्पेक्ट्रम को अलग अलग प्रकार की सीरीज के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया। जैसे बामर ने प्रदर्शित किया तो बामर श्रेणी हो गई, ऐसे लाइमन यहाँ पर प्रदर्शित करेगा तो उसे अपन लाइमन श्रेणी के नाम से जानेंगे। वो श्रेणियां किस प्रकार आपको प्राप्त होगी उसी के लिए अपने को एक छोटा सा डायग्राम देखना है। डायग्राम क्या है आपके पास यहाँ पर कि आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पर ऊर्जा स्तर मैंने कहा यहाँ पर N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, N5 है, N6 है और N7 ऐसे करके N इंफिनिटी तक है, N अनंत तक है। N1 के लिए यहाँ पर आपने ये वृत्ताकार कक्षा बना ली। वृत्ताकार नहीं है, केवल आपको स्ट्रेट में लेना। ये क्या है बेटा, यहाँ पर वृत्ताकार इस नाभिक होगा, यहाँ पर इस नाभिक के चारों ओर ये क्या आएगी बेटा, आपकी वृत्ताकार कक्षाएं, जिनको अपन क्या कह रहे हैं बेटा, ऊर्जा स्तर। देखिए यहाँ पर जैसे हम N1 से N इंफिनिटी की ओर जाते हैं तो इन कक्षकों की या फिर इन कोशों की ऊर्जा, इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा में क्या होती जाती है, वृद्धि। N1 की ऊर्जा यहाँ पर सबसे कम होती है, इसको हम बोलते हैं निम्नतम ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं इसे, निम्नतम ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं बेटा इसे, निम्नतम ऊर्जा स्तर। और बाकी की यहाँ पर ऊर्जा इसकी बढ़ती जाती है। साथ ही देखिए यहाँ पर अगर दो ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का अंतर पूछे तो अंतर देखिए धीरे धीरे क्या होता जाता है, यहाँ पर कम होता जाता है। क्लियर यहाँ तक, चलिए बेटा अब इन ऊर्जा स्तरों में आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहाँ बैठा हुआ है बेटा, इन ऊर्जा स्तरों में। मैंने कहा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है कहाँ बेटा, यहाँ पर प्रथम ऊर्जा स्तर में। कहाँ है बेटा, प्रथम ऊर्जा स्तर में। अब प्रथम ऊर्जा स्तर से ये ऊर्जा ग्रहण करके ये इन उच्च ऊर्जा स्तरों में क्या कर सकता है बेटा, जंप कर सकता है, इन उच्च ऊर्जा वाले स्तरों में जा सकता है कि ये यहाँ पर ऊर्जा ग्रहण करके द्वितीय स्तर में जा सकता है, तीसरी में जा सकता है, यहाँ से चौथी में जा सकता है, यहाँ से पांचवी में जा सकता है, यहाँ से छठवीं में जा सकता है और यहाँ से सातवीं में जा सकता है। लेकिन देखिए बेटा यहाँ पर इन उच्च ऊर्जा स्तरों में आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। ध्यान रखना बेटा, कोई भी स्पीसीज अपने आप को स्थायित्व में रखने के लिए वो अपनी ऊर्जा को क्या करती है बेटा, हमेशा कम रखने की कोशिश करती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ने तो ऊर्जा ग्रहण कर ली और ऊर्जा ग्रहण करके वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, यानी वहां ऊर्जा क्या हुई, ज्यादा, वहां क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये वापिस से जो ऊर्जा इसने अवशोषित की थी वो ऊर्जा क्या करेगा बेटा, उत्सर्जित करेगा। ये उत्सर्जन यहाँ पर, ये उत्सर्जन यहाँ पर आपको कौन से क्षेत्र में मिलेगा बेटा, यहाँ पर जो आपका विकिरण था, विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम था, उस स्पेक्ट्रम वाले क्षेत्र में मिलती है। जहां ये क्षेत्र आपको मिलता है बेटा यूवी में, पराबैंगनी में। ये जो आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिला, ये स्पेक्ट्रम कौन सी विकिरणों का प्राप्त हुआ बेटा, यहाँ पर यूवी का, पराबैंगनी विकिरणों का। यहाँ पर वो सातवें से वापस लौट आएगा, छठवें से भी, पांचवें से भी, चौथे से भी, तीसरे से और दूसरे से वापस अपनी किस स्तर में आ जाएगा बेटा, निम्नतम में। जब वो वापस आएगा तो विकिरण का उत्सर्जन करेगा और उस उत्सर्जन से जो आपको रेखा स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, उस रेखा स्पेक्ट्रम को हम नाम देंगे यहाँ पर बेटा, लाइमन ने ये खोजा था इसलिए इसको नाम देंगे लाइमन श्रेणी। क्या नाम देंगे बेटा इसे, लाइमन श्रेणी। तो देखिए बेटा लाइमन श्रेणी के लिए यहाँ पर, लाइमन श्रेणी के लिए यहाँ पर n का मान कितना होता है बेटा, 1।
n का मान कितना होता है 1, बाकी n2 का मान यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7 भी हो सकता है। यानी प्रारंभिक तो आपका क्या होगा बेटा यहाँ पर n1, बाकी आपका क्या होगा बेटा यहाँ पर अंतिम होगा। क्लियर? चलिए बेटा यहाँ पर तो अपन एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ आपने ली श्रेणी की कौन सी श्रेणी है, उस श्रेणी के लिए n1 का मान क्या होगा, n2 का मान क्या होगा, n1 या फिर n इनिशियल या फिर n फाइनल ले लीजिए और यहाँ पर आपको क्षेत्र कौन से क्षेत्र की स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त होगी। तो आपने पहली श्रेणी कौन सी बनाई बेटा यहाँ पर लाइमन श्रेणी। कौन सी बनाई बेटा यहाँ पर लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी के लिए एन आई इनिशियल प्रारंभिक का मान कितना है बेटा यहाँ पर 1 और अंतिम का मान कितना है 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 आगे आपका कंटिन्यूअस। कौन से क्षेत्र में मिल रहा है ये बेटा आपको यूवी में, अल्ट्रा वायलेट में। ऐसे ही देखिए यहाँ पर कि हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ हो बेटा यहाँ पर दूसरे ऊर्जा स्तर में हो। इलेक्ट्रॉन कहाँ हो बेटा आपका दूसरे ऊर्जा स्तर में हो, तो दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा आपकी इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी न्यूनतम, ये ऊर्जा ग्रहण करेगा, ये उच्च ऊर्जा वाले स्तर तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा, पांचवें में जा सकता है, छठवें में जा सकता है और किसमें जा सकता है बेटा सातवें में। लेकिन वहां क्या होगा अनस्टेबल, वापस विकिरण का क्या करेगा उत्सर्जन करेगा। ये जो विकिरण यहाँ उत्सर्जित होगी ये विकिरण आपको प्राप्त होती है कौन से क्षेत्र में बेटा दृश्य क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में मिलती है बेटा दृश्य क्षेत्र में। ये वापस अपनी उसी मूल अवस्था में लौट आता है, अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में लौट आता है। चूंकि यहाँ पर ये विकिरण किसके द्वारा दी गई थी बेटा, ये श्रेणी किसके द्वारा दी गई थी बामर के द्वारा, इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा बामर श्रेणी। क्या नाम देते हैं इसे हम यहाँ पर बामर श्रेणी। तो दूसरी श्रेणी अपने पास कौन सी आई बेटा यहाँ पर बामर श्रेणी। बामर श्रेणी के लिए एन इनिशियल का मान कितना है बेटा यहाँ पर 2 और फाइनल का मान कितना है 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर है? कौन से क्षेत्र में मिला बेटा ये आपको विजिबल रीजन में, दृश्य क्षेत्र में। ऐसे ही देखिए यहाँ पर हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉन कौन से में हो बेटा तीसरे में हो। कौन से में हो बेटा आपके पास यहाँ पर तीसरे ऊर्जा स्तर में हो, यानी ये इसके लिए क्या हो गया इनिशियल। यहाँ से ये ऊर्जा ग्रहण करके चौथे में जा सकता है, पांचवें में जा सकता है और छठवें में और सातवें में जा सकता है। लेकिन वहां वही अनस्टेबल होगा, वापस ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जिस रेंज में जिस विकिरण में ये उत्सर्जित कर रहा है वो विकिरण आपको प्राप्त होती है बेटा IR में, अवरक्त क्षेत्र में, इंफ्रारेड क्षेत्र में मिलती है। और यहाँ जो आपके पास श्रेणी मिली उस श्रेणी को यहाँ पर दिया गया था बेटा पाश्चन के द्वारा, इसीलिए इस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहा जाता है बेटा पाश्चन श्रेणी। यानी आपके पास थर्ड श्रेणी कौन सी आ रही है बेटा पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी के लिए इनिशियल का मान कितना है बेटा यहाँ पर 3 और फाइनल का मान कितना है 4, 5, 6, 7। क्लियर है? और कौन से क्षेत्र में मिल रहे हैं ये आपको IR में। क्लियर है? ऐसे ही मैंने कहा कि हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉन कौन से में हो बेटा चौथे ऊर्जा स्तर में हो। तो चौथा क्या हो गया इसके लिए इनिशियल प्रारंभिक हो गया, यहाँ से ऊर्जा इसने ग्रहण की और वो कहाँ चला गया बेटा पांचवें में, छठवें में चला गया, सातवें में। वो अनस्टेबल होगा, वापस विकिरण का उत्सर्जन करेगा और अपनी मूल अवस्था में लौट आएगा। जिस विकिरण का ये उत्सर्जन कर रहा है ये विकिरण भी आपको कहाँ मिलती है बेटा IR क्षेत्र में मिलती है। क्योंकि ये विकिरण दी गई थी बेटा ब्रैकेट के द्वारा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा ब्रैकेट श्रेणी बोला जाता है। क्लियर है? यानी आपके पास चौथी श्रेणी कौन सी आई बेटा ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए यहाँ पर इनिशियल का मान कितना होगा बेटा यहाँ पर 4
और फाइनल का मान कितना होगा 5, 6, 7। और कौन से क्षेत्र में मिली ये बेटा आपको IR। क्लियर है। ऐसे ही मैंने कहा यहाँ पर कि हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ हो बेटा, 5वें ऊर्जा स्तर में हो, तो ये इसके लिए इनिशियल हो गया। ऊर्जा ग्रहण की ये 6वें में चला गया, ये 7वें में, वहां अनस्टेबल होगा, वापिस ये मूल अवस्था में लौटेगा तो यहाँ विकिरण का उत्सर्जन करेगा। ये उत्सर्जित विकिरण आपको यहाँ पर वही कौन से क्षेत्र में मिलती है बेटा, IR में मिलती है। चूंकि ये क्वांट के द्वारा दी गई थी, इसीलिए यहाँ पर इस श्रेणी को कौन सी श्रेणी बोला जाता है बेटा, कर्ण श्रेणी बोला जाता है। यानी नेक्स्ट आपके पास कौन सी आई बेटा, कर्ण श्रेणी आई। कर्ण श्रेणी में यहाँ पर आपके पास इनिशियल का मान कितना आया 5 और फाइनल का मान कितना है बेटा 6, 7, 8 जो भी होगा। और कहाँ प्राप्त हो गई है ये आपको IR क्षेत्र। क्लियर है। ये आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ बेटा, हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। कुल मिलाकर के आपको इतनी कहानी समझ में आ गई कि परमाणु यहाँ पर, परमाणु के बीच में क्या होगा, नाभिक, और नाभिक के बाहर क्या होंगे बेटा, ऊर्जा स्तर। इन्हीं ऊर्जा स्तरों को अपन आगे क्या नाम देंगे बेटा, कोश नाम देंगे। क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों ने यहाँ पर परमाणु की संरचना के 2 मॉडल आप लोगों ने पढ़े, थॉम्सन और रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। क्या पढ़ा बेटा आपने यहाँ पर, थॉम्सन और रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। उसी प्रतिरूप को अपने को क्या करना है बेटा, यहाँ पर आगे की ओर लेना है। और आगे की ओर लेने के लिए हम यहाँ पर तीसरे प्रतिरूप पे जाएंगे, और तीसरा प्रतिरूप होगा अपने पास यहाँ पर बोर का परमाणु प्रतिरूप, जिसकी पृष्ठभूमि रखने के लिए आपने कहा कि आपको 2 गुणों का ज्ञान होना जरूरी है। एक तो द्रव्य की द्वैत प्रकृति अर्थात कणीय और तरंग प्रकृति जो आप पढ़ चुके हो यहाँ पे। दूसरी यहाँ पर परमाणविक स्पेक्ट्रम, और परमाणविक स्पेक्ट्रम भी आपके पास क्लियर है। क्लियर है यहाँ पे। अब अपन किसकी ओर बढ़ेंगे बेटा, बोर के परमाणु प्रतिरूप की ओर। आइए बेटा बोर का परमाणु प्रतिरूप। देखिए बेटा बोर का परमाणु प्रतिरूप दिया गया था एकल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए। ऐसी स्पीसीज, ऐसा परमाणु जिसमें यहाँ पर केवल कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उस वाली स्पीसीज के लिए बोर ने अपना क्या दिया था बेटा, परमाणु प्रतिरूप दिया था। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम नाभिक ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हैं, यहाँ पे Ni+। ये जो आपके पास 3 स्पीसीज नजर आ रही है बेटा, इन तीनों में ही यहाँ पर कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ऐसे 1-1 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए ही बोर ने अपना क्या दिया था, परमाणु प्रतिरूप। उस प्रतिरूप के कुछ क्या है बेटा यहाँ पर, अभिग्रहित। उसी प्रतिरूप के कुछ क्या है बेटा यहाँ पर, अभिग्रहित कुछ बिंदु है यहाँ पे। पहला बिंदु देखिए यहाँ पर क्या कहा बोर ने कि यहाँ पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूम सकता है। क्या कहा मैंने यहाँ पर कि बोर के अनुसार यहाँ पर, बोर के अनुसार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार वाली कक्षाओं में क्या लगाता है बेटा, चक्कर लगाता है।
निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता है बेटा? चक्कर लगाता है। इन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं को क्या नाम दिया जाता है बेटा? कोश या ऊर्जा स्तर। क्या नाम दिया जाता है? कोश या ऊर्जा स्तर नाम दिया जाता है, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और एन को आगे हम और एक नाम बोलेंगे बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या। इसी को हम आगे एक और नाम बोलेंगे बेटा, क्या बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या। तो पहला अभिग्रहित क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं को क्या कहा जाता है बेटा? कोश कहा जाता है, या फिर इनको ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इस ऊर्जा स्तर को अपन प्रदर्शित करते हैं एन से, और एन को हम किस नाम से पुकारेंगे आगे बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या से। देखिए इस एन का मान यहाँ पर होता है 1, 2, 3, 4, 5, जो कहां तक जाता है बेटा? अनंत तक जाता है। इसी को यहाँ पर पहले नाम दिया जाता था, ए के लिए के, एल, एम, एन आ गया। क्लियर है? इस प्रकार से भी पहले नाम दिया जाता था, लेकिन अभी यहाँ पर प्रचलित कौन सा है बेटा? 1, 2, 3, 4 प्रचलित है। क्लियर है? यहाँ पे ये था आपके पास यहाँ पर पहला अभिग्रहित। देखिए दूसरा अभिग्रहित क्या कहता है यहाँ पर? दूसरा अभिग्रहित क्या कहता है यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्या कहा यहाँ पर बोर ने कि जब इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। गतिज की जगह सिंपल ऊर्जा ही ले लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, न तो ऊर्जा बंद होती है न ही कोई ऊर्जा यहाँ पर आती है। लेकिन देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाता है बेटा? उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, या फिर उच्च ऊर्जा स्तर से वो किसमें लौटता है बेटा? निम्न ऊर्जा स्तर में। तो ये क्रमशः ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। अवशोषण या क्या करता है बेटा? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगर आपकी निश्चित वृत्ताकार कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है तो उस दौरान तो इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि वो निम्न ऊर्जा स्तर से किसमें जाए बेटा? उच्च ऊर्जा स्तर में जाए तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और उच्च ऊर्जा वाले में चला जाएगा। और यदि वो उच्च ऊर्जा वाले से किसमें आएगा? निम्न ऊर्जा वाले में, तो वो ऊर्जा का क्या करेगा बेटा? उत्सर्जन करेगा। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पर। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं बेटा बोर का आवृत्ति नियम। क्या बोलते हैं बेटा इसे? बोर का आवृत्ति नियम। बोर का आवृत्ति नियम क्या कहता है बेटा यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का अंतर, ऊर्जा स्तरों के मध्य यहाँ पर ऊर्जा का अंतर डेल्टा ई, ऊर्जा का अंतर यहाँ पर आवृत्ति के क्या होता है? समानुपाती। बोर का आवृत्ति नियम क्या कह रहा है बेटा यहाँ पर कि दो ऊर्जा स्तरों के मध्य, जैसे प्रथम और द्वितीय के मध्य ऊर्जा का जो अंतर है वो ऊर्जा का अंतर किसके समानुपाती होता है बेटा? यहाँ पर आवृत्ति म्यू के समानुपाती होता है। इसी को समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो हम नियतांक क्या लेंगे बेटा? यहाँ पर एच न्यू।
अब मैंने कहा कि माना कि आपके पास दो ऊर्जा स्तर है, एक E2 और एक क्या है E1, तो इन दोनों के मध्य ऊर्जा अंतर क्या होगा, E2 माइनस E1 इक्वल किसके होगा बेटा, यहाँ पर h न्यू के। मैंने यहाँ से न्यू कैलकुलेट किया तो h को कहाँ ले जाए, इसके अपॉन में, तो आपके पास क्या मिलेगा, E2 माइनस E1 अपॉन h। इसे ही हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, बोर का आवर्ती। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे बेटा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है कि जब आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा होता है तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या उत्पन्न होता है बेटा, कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन का क्या उत्पन्न होता है बेटा, कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। इस कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इस कोणीय संवेग का मान क्या होता है बेटा, nh/2π के बराबर, यानी h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जहां n बराबर आप कह सकते हो यहाँ पे कि 1 2 3 4। क्लियर है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम इससे रिजल्ट क्या निकालेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनके कोणीय संवेग का मान किसके इक्वल हो बेटा, h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। क्या कहा आपने यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग उत्पन्न हो रहा है, वो कोणीय संवेग यहाँ पर किसके इक्वल होना चाहिए, h/2π के पूर्ण गुणज के इक्वल होना चाहिए। उसी कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन क्या लगा सकता है बेटा, चक्कर लगा सकता है, बाकी कक्षाओं में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा। अब कोणीय संवेग क्या होता है बेटा, संवेग होता है mv, और कोणीय ले रहे हैं यानी वृत्ताकार में चक्कर लगा रहा है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है बेटा, यहाँ पर r। mv r इक्वल आपके पास क्या मिला बेटा, nh/2π। ये है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। क्लियर है बेटा, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r यहाँ पर उस कोश की त्रिज्या है, h आपका प्लांक कांस्टेंट है, n आपका पूर्णांक हो ही गया, पाई आपके पास 22/7 होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि हम जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी कोश में उपस्थित है तो उस कोश की नाभिक से दूरी को भी अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हम यहाँ पर किसी परमाणु की त्रिज्या का अनुमान भी लगा सकते हैं, उसकी त्रिज्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। जहां त्रिज्या के लिए बोर ने एक फॉर्मूला दिया है, बोर ने यहाँ पर क्या दिया है बेटा, फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला किसके लिए दिया गया था बेटा, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या के लिए, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या के लिए। फॉर्मूला क्या है कि R बराबर होता है n स्क्वायर मल्टीप्लाई a नॉट। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर n स्क्वायर मल्टीप्लाई a नोट। a नोट यहाँ पर एक गुणांक है जिसका मान होता है 52.9 पिकोमीटर। कितना होता है बेटा, 52.9 पिकोमीटर, यानी इस मान को अपन यहाँ रख सकते हैं। तो R इक्वल क्या होगा, 52.9 n स्क्वायर, किसमें बेटा ये आपका पिकोमीटर। जहां हाइड्रोजन के लिए कहा कि आपका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में कहाँ है, पहले ऊर्जा स्तर में, यानी n का मान कितना बेटा, 1, n का मान 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को इससे गुणा करोगे तो यही मान आएगा, यानी हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी बेटा, 52.9 पिकोमीटर। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर आपने कहा कि और भी एकल स्पीसीज उपस्थित है, तो इनकी हम त्रिज्या की गणना कैसे करेंगे, तो
तो इनकी त्रिज्या की गणना के लिए इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज किया गया कि R बराबर होता है n स्क्वायर अपॉन जेड एन, जहां Z क्या है बेटा यहाँ पर परमाणु क्रमांक, Z क्या है बेटा यहाँ पर पढ़ चुके हैं, क्या होता है बेटा परमाणु क्रमांक। क्लियर यहाँ तक? ये तो थी हाइड्रोजन परमाणु के लिए त्रिज्या। अब हम किसी कोश की क्या निकालना चाहें, ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी कोश की हमें क्या निकालनी है, ऊर्जा। तो बोर के अनुसार यहाँ पर उस ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के किसी कोश की ऊर्जा, ऊर्जा को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस आर एच डॉट 1 अपॉन एन स्क्वायर। किसी भी कोश के यहाँ पर ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस आर एच डॉट 1 अपॉन एन स्क्वायर, जहां आर एच होता है बेटा रिडबर्ग नियतांक। क्या होता है बेटा, रिडबर्ग नियतांक, और रिडबर्ग नियतांक का मान इस ऊर्जा के लिए होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। क्लियर है? यानी इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर सकते हैं, तो E बराबर होगा माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डॉट 1 अपॉन एन स्क्वायर, और किसमें बेटा ये आपका जूल। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने कहा कि नहीं, और यदि हम इन परमाणुओं के लिए यदि किसी कोश की ऊर्जा निकाले तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से रीअरेंज कर सकते हैं कि E बराबर होता है माइनस आर एच डॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। वही जेड क्या होगा बेटा आपके पास यहाँ पर परमाणु। क्लियर है? यहां से हम किसी भी नाभिक की किसी भी कोश की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये था आपके पास यहाँ पर क्या बेटा, बोर का परमाणु प्रतिरूप। क्लियर है? अब इसी प्रतिरूप से हम यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे, और ये व्याख्या अपन पढ़ेंगे बेटा कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।